गली के नुक्कड़ पर नंदू का ढाबा था। वो सुबह ही उठकर ढाबा खोल देता। अक्सर कुछ मजदूरी करने वाले लोग सुबह सुबह रोटी और दाल लेने उसके ढाबे पर आ जाते। एक दिन उसने जैसे ही ढाबा खोला तो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक लड़का उसके ढाबे के सामने खड़ा था। गोरा रंग, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखों वाले उस लड़के को देखकर उसका मन न जाने क्यों भर आया। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ खरीदने आए हो? मेरा नाम चंदर है। खरीदना तो था पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या खरीदना चाहते हो? बस एक दो रोटी लेनी थी। मेरी माँ बहुत बीमार है ना, उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नंदू ने उसे 2 रोटी सब्जी पकड़ा दिया। जाओ, अपने माँ को खिला देना और तुम भी खा लेना। नहीं बाबूजी, माँ खाएगी नहीं। क्यों नहीं खाएगी? वो सोचेगी मैं भीख मांग कर लाया हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, ढाबे के सामने सफाई कर दो, तुम्हें मैं मजदूरी में रोटी दे दूंगा। चंदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब तक ढाबे पर कुछ ग्राहक आ गए और नंदू उसे सामान देने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो चंदर ने उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई कर दी और एक कोने में बैठ गया। अरे, तुम इधर क्यों बैठे हो? आओ, रोटी लेकर घर जाओ। कोई और काम है तो बता दीजिए। पहले घर जाओ, खा पी कर नहा धोकर आना, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। चंदर सिर झुकाए चुपचाप चला गया। दिखने में तो लड़का बड़ा मेहनती और अच्छे घर का लग रहा था। इंसान की मजबूरी है। चंदर ने घर पहुंचकर माँ को रोटी दिखाई और कहा, माँ देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है बेटा? माँ, वो गली के मोड़ पर जो ढाबा है ना, उसके मालिक नंदू बाबूजी ने कहा तुम पढ़े लिखे लगते हो, जरा मेरा हिसाब कर दो। मैंने उनका हिसाब कर दिया तो उन्होंने मुझे रोटी दे दी। अच्छा बेटा, तू पहले अपनी बहन को खिला दे, वो भूखी ही सो गई है, और खुद भी खा ले, मैं सब्जी खाकर ही पेट भर लूंगी। माँ तू खा ले, मैं अभी फिर से ढाबे पर जा रहा हूँ, आज शायद कोई काम मिल जाए। इतना कहकर वो नहा धोकर तैयार हो गया और ढाबे पर पहुँच गया। अरे चंदर, तुम आ गए? अच्छा, एक काम करो, आज बर्तन धोने वाला दीनू नहीं आया है तो जरा बर्तन साफ कर दो। जी बाबूजी। वो बड़े बड़े दाल और सब्जी के भगोने धोने लगा। तभी नंदू ने उसे देखा कि वो जूठे बर्तनों में से बची हुई दाल निकालकर एक बर्तन में रख रहा था। चंदर, ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, हमारे घर में पिछले 4 दिनों से खाना नहीं बना है। हम एक एक दाने को तरस रहे हैं, इसीलिए दाल निकाल कर रख रहा हूँ ताकि कम से कम मुन्नी खा लेगी। मैं और माँ तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर वो अभी बहुत छोटी है। चंदर, वो जूठा खाना अपनी बहन को खिलाओगे? बाबूजी, गरीब की भूख जूठा नहीं जानती, उसे तो सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, तुम वो मत ले जाना, रसोई में और साफ खाना रखा है, बर्तन धोकर अपनी माँ और बहन के लिए रसोई से खाना ले जाना और तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है बाबूजी। वो चुपचाप सारे बर्तनों को चमकाने लगा। बर्तन धोने के बाद उसने कहा, अब मैं जाऊं? हाँ, पहले जाकर खाना तो खा लो। नंदू रसोई में जाकर उसके लिए एक प्लेट में खाना लगाकर ले आया और उसको घर ले जाने के लिए अलग से एक पैकेट बना दिया। बाबूजी, आपने तो बहुत सारा खाना दे दिया। तुम अब रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरे बर्तन धोकर बाकी काम भी कर दिया करो, मैं तुम्हें रोज खाना दे दिया करूंगा। बाबूजी, जब तक माँ बीमार है मैं रोज नहीं आ सकता, बहन को भी तो मुझे ही देखना पड़ता है ना। ठीक है ठीक है, जब भी समय मिले आ जाना। चंदर खाना लेकर घर चला गया। माँ ने देखा तो बोली, बेटा अब तूने क्या काम किया? माँ कुछ नहीं, वो नंदू बाबूजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपनी दुकान का हिसाब किताब करने के लिए कहा, बदले में वो मुझे खाना भी खिलाएंगे और घर ले जाने के लिए भी दे देंगे। अच्छा, तो तूने क्या कहा? माँ, मैंने कहा रोज नहीं आ पाऊंगा, अगर मैं सुबह सुबह चला गया तो मुन्नी को कौन देखेगा। बेटा भला हो उस नंदू का जिसने तुझे काम दिया।
तबीयत ठीक होते ही मैं काम करना शुरू कर दूंगी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। हम ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब अस्पताल में मुझे होश आया तो उनको ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिले। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। दोनों को लेकर गांव नहीं जाना चाहती थी जब तक कि उनका पता न चले। तब से ही इस शहर से उस शहर उनको ढूंढती फिरती हूँ। अगर डॉक्टर साहब के यहाँ काम ना कर रही होती तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं बेटा, आज तेरे बापू होते तो तू भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया होता। दूसरे दिन चंदर की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने कहा, बेटा चंदर, शायद बाबूजी के दिए खाने की वजह से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। तू जा उनका काम पकड़ ले, मैं मुन्नी को संभाल लूंगी। चंदर नहा धोकर ढाबे पर चला गया। आ गए तुम? आज कैसी तबीयत है तुम्हारी माँ की? माँ ठीक है, और हाँ, आज से मैं रोज सुबह ही आ जाया करूँगा। ठीक है, अगर आ ही गए हो तो जरा ढाबे का हिसाब किताब भी देख लो। अच्छा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बाबूजी, मैंने माँ से यही सुना है कि मेरे बापू अनाज के व्यापारी थे। अक्सर वो कलकत्ते जाया करते थे। एक बार जब हम बस कलकत्ते जा रहे थे तभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बापू का कहीं पता नहीं चला। हम लोग किसी तरह गांव पहुंच गए। बापू को ढूंढने के लिए माँ हमें लेकर इस शहर से उस शहर भटकती रही, लेकिन उनका पता नहीं चला। हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ आए थे। माँ ने डॉक्टर साहब के घर काम करके मुझे 8वीं तक पढ़ाया, पर कुछ महीनों से माँ बीमार रहने लगी और मेरी पढ़ाई भी छूट गई और हम माँ के इलाज के लिए इस शहर में आ गए। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? कितनी बड़ी है तुम्हारी बहन? बाबूजी, पीछे ही हमारा घर है, कमरा नंबर 12। मुन्नी पूरे 5 साल की है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम इतना पढ़े हो तो बर्तन धोने का काम करने के लिए क्यों तैयार हुए? कहाँ रहते हो? बाबूजी, मैंने बहुत काम ढूंढा पर मुझे कोई काम नहीं देता था, क्योंकि सबको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो किसी की जान पहचान का हो। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो काम करना ही होगा। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जूठे बर्तन धोकर अपनी माँ और बहन को कम से कम रोटी तो खिला पा रहा हूँ। गरीब की भूख बहुत तकलीफ देह होती है बाबूजी। उसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। चंदर, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम इस ढाबे पर थोड़ी देर बैठ सकते हो? नंदू चंदर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। उसकी माँ दरवाजा खोलते ही कहती है, आप जिंदा हैं? अरे, तुम सब जिंदा हो? ये देखकर ही मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। मैं बच्चों को लेकर पागलों की तरह इस शहर से उस शहर आपको ढूंढती फिर रही हूँ। और रोती हुई अपने आंसू पोंछती है। अरे, अंदर आने को नहीं कहोगी? मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दो। आपको कैसे पता चला हमारा पता? बताता हूँ। आओ, बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस जिंदा हूँ। मुझे तो चंदन ने जब ट्रेन दुर्घटना की बात की तो एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद ये मेरा ही बेटा है, पर मैं तुमसे बिना मिले उससे कुछ नहीं कह सकता था। तो नंदू तुम हो? तुमने अपना नाम भी बदल लिया? मैं अभी भी तुम्हारा नंद किशोर ही हूँ, पर ढाबे पे आने वाले सभी लोग मुझे नंदू के नाम से ही जानते हैं। तुमने हमारी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? मैं जब 6 महीने बाद होश में आया तो सबसे पूछा मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, पर मुझे यही बताया गया कि उस बोगी में बैठे सभी लोग बुरी तरह से जख्मी थे। सबको वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया था, पर कोई जिंदा नहीं बच पाया था। तो तुम गांव क्यों नहीं गए? गांव किसके लिए जाता, जब मेरा परिवार ही नहीं बचा था। 1 साल बाद एक बार गांव गया तो तब पता चला कि कुछ दिनों पहले ही तुम सब वहां से जा चुके थे। तब से मैं भी हर जगह तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। अभी कुछ साल पहले ही गांव जाकर जो जमीन थे उसे बेचकर यही ढाबा शुरू किया था। अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना होती तो हम अभी भी न मिलते।
जिस डॉक्टर के यहाँ मैं काम कर रही थी उन्होंने इसी शहर का पता दिया और कहा उनके एक दोस्त डॉक्टर हैं, वही मेरा इलाज करेंगे। उन्हीं को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर चंदर ना मिलता तो मुझे पता भी ना चलता कि तुम लोग जिंदा हो। नंदू ने मुन्नी को गोद में उठा लिया और कहा, चलो मेरे साथ, अभी चलकर चंदर को ये सब बताते हैं। चलो। सब ढाबे पर जाते हैं। चंदर नंदू के साथ अपनी माँ को देखकर हैरानी से बोलता है, माँ, तुम यहाँ? हाँ बेटा, अपने बापू के गले नहीं लगेगा? क्या? कहाँ है मेरे बापू? यही तेरे बाबूजी, जिनकी तू कल से ही तारीफें करते थक नहीं रहा है। चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो झट से अपने बापू के गले लग गया। उसने सोचा, कम से कम गरीबी की भूख से तो अब नहीं मरेंगे हम सब। नंदू ने अपने चंदर को गले से लगा लिया। चंदर, तुम बहुत ही नेक हो। अब से तुम ही इस ढाबे के मालिक हो। मेरी एक शर्त है। बताओ बापू, मैं सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम्हें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। चंदर और उसका परिवार बरसों बाद एक हो गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गरीब वफादार बेटी। एक गांव के छोटे से परिवार में रागिनी और उसकी बेटी सलोनी रहते थे। रागिनी के पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उनके घर की माली हालत बिगड़ गई थी। माँ, मेरे कपड़े फट गए हैं। पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी साबुत सलवार कमीज बची है। बिटिया, मैं तुम्हारे कपड़ों की सिलाई कर दूंगी। अब हमारे पहले जैसे दिन नहीं रहे। अपने पाँव सिकोड़ कर ही काम चलाना पड़ेगा। माँ, हमें कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब घर में ज्यादा पैसे भी नहीं रहे। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। पुत्तन चाचा बता रहे थे कि बटुक हलवाई के यहाँ साफ सफाई के लिए आदमी चाहिए। मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। दोनों माँ बेटियाँ बटुक हलवाई के यहाँ पहुँच गए। भाई साहब, आपके यहाँ साफ सफाई के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, आवश्यकता तो है। बहुत काम करना पड़ेगा। 2 समय का भोजन नाश्ता मिलेगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। तनख्वाह ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, महीने के 1000 दूंगा। ठीक है सेठ जी, क्या मेरी बेटी भी मेरे साथ यहाँ काम कर सकती है? ठीक है, लेकिन इसे मैं सिर्फ 500 तनख्वाह दूंगा। गरीबी और लाचारी के कारण रागिनी ने हलवाई की बात मान ली और दोनों माँ बेटियाँ उसके यहाँ काम करने लगी। दिन भर बर्तन प्लेट गिलास धोने पड़ते थे। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़ा सरकारी अधिकारी बटुक हलवाई के होटल पर नाश्ता करने के लिए आया। उसने रागिनी और सलोनी को ढेर सारे बर्तन मांजते धोते देखा तो उसे दया आई। बटुक उन्हें डांट रहा था। अरे रागिनी, सलोनी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी 4 कढ़ाइयाँ और मांजनी है। सेठ जी, जले बर्तन मांजने में समय लगता है। तुम लोगों को रखकर मैंने गुनाह कर दिया। बटुक भैया, इन दोनों को कितनी तनख्वाह देते हो? माँ को 1000 और बेटी को 500 महीने देता हूँ। 2 समय का खाना नाश्ता भी दे देता हूँ। उस अधिकारी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतने कम वेतन में भी यह दोनों माँ बेटियाँ बहुत सारा काम कर रही हैं। उस अधिकारी का नाम सतीश प्रधान था और उन्होंने अपना कार्ड रागिनी को दे दिया और बंगले पर मिलने के लिए कहा। रागिनी और सलोनी दोनों अधिकारी सतीश के बंगले पर पहुंची। सतीश ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। तुम्हें घर का सारा काम देखना होगा और मेरी श्रीमती निर्मला का पूरा ख्याल रखना होगा। पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सवेरे से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और एक बात और सुन लो, यहाँ सिर्फ तुम काम करोगी। तुम्हारी बेटी के लिए मेरे पास काम नहीं है। ठीक है मेम साहब। रागिनी ने अधिकारी सतीश के यहाँ काम करना शुरू किया। पूरे घर के काम के साथ साथ उन्हें अपनी मालकिन निर्मला को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। रागिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। एक दिन रागिनी की बेटी सलोनी भी माँ के साथ में चली आई। वह काम में हाथ भी बटा रही थी। देख लो रागिनी, तुम्हारी बिटिया को यहाँ मत लाया करो। मैं सफाई पसंद हूँ और यह नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बिटिया की तरफ से कोई भी गंदगी मेरी बेटी को प्रभावित करे। मेरी बिटिया बहुत साफ सुथरे ढंग से रहती है।
सलोनी को इस घर से दूर ही रखो। ठीक है मैम साहब, अब मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। अगर वह यहाँ कभी आई तो घर के बाहर ही रहेगी, घर के चौखट के अंदर पैर नहीं रखेगी। सेठानी निर्मला की बिटिया लवली को यह बात पसंद नहीं आई। मम्मी, सलोनी को घर में क्यों नहीं आने देना चाहती? क्या हुआ, गरीब है इसलिए? वह भी तो हमारी ही तरह है। क्या हुआ जो वह कीमती कपड़े नहीं पहनती, साफ सुथरी तो रहती है। लवली बिटिया, तुम नहीं समझ पाओगी। मेरी इच्छा थी कि मैं सलोनी के साथ खेलूंगी, लेकिन मम्मी आपने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन के बाद रागिनी जब भी कभी अपनी बेटी सलोनी को लेकर आती तो उसे घर के बाहर ही रखती। सलोनी वहीं पास के गार्डन में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करती। एक दिन सतीश ड्यूटी पर थे और निर्मला रागिनी को लेकर मार्केट जा रही थी। घर पर लवली अकेली थी। सलोनी बिटिया, तुम घर से ही लवली का ख्याल रखना, उसे देखती रहना। हम लोग आधे घंटे के बाद आएंगे। सलोनी खिड़की के पास से हटना नहीं, लवली चंचल है, उसका पूरा ख्याल रखना। निर्मला और रागिनी मार्केट चले गए और सलोनी खिड़की के पास से लगातार लवली पर नजर गड़ाई थी। लवली, आप एक जगह पर बैठकर आराम से पढ़ाई करो, कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। लवली, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे। नहीं लवली जी, हमारे लिए अंदर आने की मनाही है। मेरी माँ ने आपकी मम्मी से वादा किया है कि मुझे चौखट के अंदर कभी नहीं आने देंगी। मुझे मम्मी की इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन निर्मला और रागिनी घर वापस नहीं आए। लवली को कुछ खाने की इच्छा हुई और वह किचन के अंदर चली गई। शालिनी अब लवली को नहीं देख पा रही थी। अचानक किचन में धड़ाम से आवाज आई और लवली की चीख और रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सलोनी अपने आप को रोक नहीं पाई और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा लवली नीचे फर्श पर गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे लवली, तुम्हें यह क्या हो गया? बाप रे, सर से खून निकल रहा है। रुक जाओ, मैं पहले कपड़ा बांध देती हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैं लड्डू लेने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ गई और गिर पड़ी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रागिनी ने अपने दुपट्टे से लवली के सर पर बांध दिया और खून का निकलना कम हो गया। उसने पड़ोसियों को आवाज दी और उनकी मदद से लवली को तुरंत हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। निर्मला और रागिनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर, जल्दी से मेरी बच्ची का इलाज कीजिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप लोगों में से किसी एक ने यह काम बहुत अच्छा किया जो बच्ची के सर दुपट्टे से बांध दिया। इस कारण से खून का बहना रुक गया और खतरा टल गया। घाव बड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ दुपट्टा से बांधने का काम इस सलोनी ने किया। वेल डन बेबी। अब मैं बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग सलोनी की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। रागिनी को भी अपनी बेटी पर नाज महसूस हुआ। निर्मला ने सलोनी को सीने से लगा लिया। सलोनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम लाजवाब हो। आज तुमने मेरी बेटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल कर दी। दरअसल मैं गलत थी। तुम्हारी वफादारी ने मेरी आंखें खोल दी। सलोनी बिटिया, मुझे माफ कर दो। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जैसे मेरी बेटी लवली, वैसे ही मैं तुम्हें भी मानूंगी। एक गरीब की बेटी सलोनी ने अपने ही दुपट्टे से लवली को सुरक्षा प्रदान की। उसके अपने कपड़े खून से सन गए। उसने इन सारी बातों को भूलकर लवली को लेकर हॉस्पिटल आई और अच्छी तरह से लवली का इलाज हुआ। इस तरह सलोनी ने वफादारी की मिसाल पेश की। एक फल वाला था, उसका नाम करण था। करण बहुत सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह रोज सुबह सब्जी बेचने जाता और शाम को घर लौट आता। एक बार जब करण फल बेचकर वापस आया तो उसकी पत्नी सरला करण से बोली, सुनिए जी, आप जितने भी फल सुबह बेचने जाते हैं उसके हिसाब से तो ज्यादा पैसे आपको मिलने चाहिए। सारे फल बिकने के बावजूद भी आप इतने कम पैसे लेकर क्यों आते हैं? मैं फल बेचकर जितने भी पैसे लेकर आता हूँ, क्या उतने पैसे में हम और हमारे बच्चे 2 वक्त का खाना नहीं खा लेते?
क्या हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? क्या इतने पैसों से हमारा घर नहीं चल पाता? घर तो चल जाता है और बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो रही है, परंतु हमें भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। भविष्य की बात भविष्य में देखा जाएगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना दे दो। करण खाना खाकर सो जाता है। सुबह उठकर रोज की तरह फल बेचने निकलता है। करण की पत्नी सरला को लगता है कि आज मुझे इनके पीछे पीछे जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ये कैसे फल बेचते हैं जो इतने कम पैसे मिलते हैं। यही सोचकर सरला करण के पीछे पीछे जाने लगती है। सरला देखती है कि करण 2 ग्राहकों को सब्जियां बेचकर आगे बढ़ता है तो उसके पास एक गरीब बुढ़िया आती है और कहती है, बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हमारे पास ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को, और ना ही इतने पैसे हैं कि कुछ खरीद के खा सके। क्या तुम मेरे बेटे के लिए थोड़ा फल बिना पैसों के दे सकते हो ताकि कुछ खाकर उसकी जान बच सके? करण यह सुनकर कहता है, फल ले लो और तुमको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। गरीब बुढ़िया करण को दुआएं देकर चली जाती है। करण फल बेचकर जब आगे बढ़ता है तो एक छोटा सा बच्चा जो भीख मांगता है वो करण से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। करण थोड़ा फल और बेचकर जब और आगे बढ़ता है तो एक पागल करण से फल मांगने लगता है। करण उसको भी फल देकर आगे बढ़ता है। इस तरह करण 30% फल गरीब और बेसहारा लोगों में बांट देता है। करण का यह रोज का काम था। इस तरह अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुका था। करण की पत्नी को यह सब पता चलता है। करण जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी इसी बात को लेकर उससे झगड़ा करती है। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना बहुत अच्छा कर्म है और अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। देखिए जी, गरीबों को बांटने में जितने पैसों का नुकसान हो रहा है, उन पैसों पर मेरा और इन बच्चों का हक है। मैं आपको इन पैसों को बर्बाद करने नहीं दूंगी। देखो सरला, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो तुम घर संभालो और मेरा काम मुझे करने दो। अगर ये बात है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर आप अपना घर खुद संभालते रहिएगा। उफ, मुझे तुमसे बहस नहीं करना, अब चुप हो जाओ। फिर अचानक करण की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह खामोश होकर बैठ जाता है। सरला को करण की तबीयत का कुछ पता नहीं होता। अगले दिन सुबह करण फिर से फल बेचने निकलता है। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था। करण जब घर वापस आता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। रात में करण की ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है और वह कराहने लगता है। क्या हुआ? मेरा बदन बहुत भारी भारी है, पता नहीं कल से मुझे क्या हो रहा है। देर रात तक करण को तेज बुखार हो जाता है। सरला करण के माथे पर हाथ रखती है और कहती है, सुनिए जी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। इतनी रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? डॉक्टर के पास कल चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सर पर पट्टी किए देती हूँ, आपका बुखार कम हो जाएगा। ठीक है। सरला करण के सर पर पट्टी करने लगती है, लेकिन करण का बुखार घटने की जगह बढ़ने लगता है। अब करण को बुखार के साथ साथ खांसी भी आने लगती है। सरला, मुझसे ठीक से सांस नहीं लेने बन रहा है। रुकिए, मैं अभी पीठ सहला देती हूँ, आपको इससे आराम मिलेगा। इससे भी करण को कुछ आराम नहीं मिलता। समय गुजरने के साथ साथ करण की तबीयत और खराब होती है। करण की हालत देखकर सरला और बच्चे रोने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से रात कटती है और सुबह हो जाती है। सरला करण को लेकर बाहर निकलती है। बाहर बहुत सन्नाटा होता है। कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता। सरला एक व्यक्ति से कहती है, भैया, मेरे पति को अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, बहुत बीमार हैं। बहन, पूरे शहर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस बाहर निकलने वालों को बहुत मार रही है। मैं खुद पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ। भैया, कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस से वही होता है जो आपके पति को हो रहा है। आपके पति को भी कोरोना हो गया है। यह कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। सरला सबसे मदद मांगती है, परंतु उसकी मदद कोई नहीं करता।
सरला, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। सरला फल के ठेले पर करण को लिटाकर अस्पताल भागती है। रास्ते में करण के शरीर में हरकत होना बंद हो जाती है, सिर्फ तेज तेज सांसें चलती रहती हैं। सरला करण को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी होती है। सरला अस्पताल के कर्मचारी से कहती है, भैया इन्हें भर्ती कर लीजिए। यहाँ इतनी भीड़ लगी है, तुमको दिखाई नहीं देता? जाओ, जाकर लाइन में लग जाओ। भैया इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये मर जाएंगे। हाँ तो हम क्या करें, सभी मर रहे हैं। भैया ऐसा मत कहिए, हमारी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम 50,000 रुपए और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, तब हम इनको भर्ती कर लेंगे। न मेरे पास 50,000 रुपए हैं और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ क्या कर रही हो, भागो यहाँ से, जाओ अपने पति को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराओ। सरला उससे बहुत मिन्नतें मांगती है, मगर वह नहीं सुनता। सरला अपने पति से रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपसे कि पैसे बचा कर रखिए, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर वो पैसे होते तो हम आपका इलाज करवाते। यह कहकर वह अपने पति को ठेले पर लाद कर सरकारी अस्पताल ले जाती है। रास्ते में करण को देखकर लोग उसके पास आते हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग करण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और सब करण को अस्पताल ले जाते हैं। सरला समझ नहीं पाती कि ये लोग कौन हैं। वो सारे लोग मिलकर करण के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करते हैं। करण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। सारे लोग करण की सलामती की दुआएं मांगते हैं। सरला उनसे पूछती है, आप लोग कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक कहता है, करण ने हमेशा हमारी मदद की है, भूखों को खाना दिया, बेसहारा और यतीम बच्चों का पेट भरा। आज भला हम कैसे उसको अकेला छोड़ देते। इतने में डॉक्टर आता है और सरला से कहता है, आपका पति अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सरला खुश हो जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है। सरला उन सभी लोगों के पास आकर उनका धन्यवाद करती है। कुछ हफ्तों बाद जब सब ठीक हो जाता है तो करण अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। करण घर आकर सरला से कहता है, देखा सरला, मैं कहा करता था ना, अच्छे कर्मों का अच्छा बदला मिलता है। अगर मैं उनके मुश्किल वक्त में उनका काम ना आया होता तो आज वो सब मेरी मदद ना करते। हाँ आप सही कहते थे, मैं ही गलत थी। आज उनकी वजह से ही आपकी जान बच पाई है।